हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी को पता है प्रीलिम्स में हार्डली 1 मंथ इज स्पेयर। तो यदि आप इस वीडियो को डाउनलोड करने जा रहे हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि जो भी वीडियो डाउनलोड किया जाता है उसको बाद में देखने के लिए किसी के पास कोई भी फुर्सत नहीं होती है। तो 1 महीने में प्रीलिम्स को कैसे क्लियर किया जाए, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल कुछ प्लानिंग है। प्लानिंग भी मेरे एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 7 अटेम्प्ट्स लगातार तैयारी की है। 3 टाइम्स आई क्लियर इट। तो उन्हीं असफलताओं से किस प्रकार जो सफलता का रास्ता जो खोजा जाता है, और वैसे भी आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो भी एक बार प्रीलिम्स को क्लियर कर लेता है वो हार्डली 1 मंथ ही उसकी तैयारी करता है, और नेक्स्ट ईयर आप देखते हो कि वो इजीली उसको काउंटर अटैक कर लेता है। तो वो ऐसी कौन सी प्लानिंग करते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। केवल आपके 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से हो सकता है कि आपका एक अटेम्प्ट बच जाए। तो थोड़ा ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेट द स्मॉल डेली गोल्स। देखिए, यदि अभी भी 1 महीने के टाइम जो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता देता हूँ। यदि आपने अभी तक फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है तो एक साइकोलॉजिकल गोल इश्यू वो रहता है। और यदि आपके पास अटेम्प्ट्स, आपकी एज कम है, तो 1 महीने से लास्ट 1 मंथ में हमेशा दिमाग में ये टसल चलती रहती है, क्या मेरी प्रिपरेशन फुलफिल है, क्या मेरी तैयारी पूरी है, मेरे को इस साल अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं अटेम्प्ट नहीं देकर अपना एक अटेम्प्ट को बचा लेता हूँ, अगले साल और अच्छी तैयारी के साथ दूंगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हो और अच्छी तैयारी के साथ नेक्स्ट ईयर दोगे, तो गारंटेड नेक्स्ट ईयर भी आप यही सोच में निकाल दोगे, नेक्स्ट ईयर भी आप इसी पोजीशन में अपने आप को पाओगे। यदि इस साल आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट है। और स्मॉल गोल्स की डेली के अपने गोल्स सेटअप कीजिए। गोल्स भी ऐसे नहीं हो कि गोल्स हैं वो दे शुड बी रियल। ऐसा नहीं हो कि आज सुबह से लेकर शाम तक मेरे को 6 क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर देना है, आज 7th क्लास की एनसीईआरटी में फुल कंप्लीट कर दूंगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। और यदि आप कंप्लीट करने की कोशिश भी करोगे तो ऐसे हो सकता है वो माइन्यूट चीज़ें आप मिस कर दो जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अपने जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक रखिए ताकि उनको फुलफिल कर सको। शाम को हमेशा उसको रिवाइव कीजिए, नाइट में जब भी आप सोने जा रहे हो, कि आज का आपका टारगेट क्या था, कितना टारगेट आपने अचीव किया। और आफ्टर हर 3-4 डेज के बाद आप कम से कम रिवीजन के लिए भी एक टाइम रखिए। अदरवाइज ऐसा हो कि रिवीजन का जो काम है वो पाइल अप होता चला जाएगा, और प्रीलिम्स के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगला जो है, डू नॉट रन आफ्टर मटेरियल। यदि आप कहीं भी रहते हो, चाहे मुखर्जी नगर रहो या फिर आप दिल्ली के किसी सेंटर में तैयारी कर रहे हो, बेंगलोर में तैयारी कर रहे हो, तमिलनाडु में कर रहे हो, इलाहाबाद में कर रहे हो, पटना में कर रहे हो, आज के टाइम रीडिंग मटेरियल की कोई कमी नहीं है। हर कोचिंग के नोट्स आपको फोटोस्टेट की कॉपी पे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इतनी सारी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पूरा भरा हुआ है। तो मटेरियल के पीछे मत भागे कि मैं और मटेरियल कलेक्ट कर लूँ, और मटेरियल कलेक्ट कर लूँ, ये बुक परचेज कर लूँ, वो मैगजीन परचेज कर लूँ। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। यूपीएससी में वो जो ये बोलते हैं कि इस अर्थ के ऊपर जो है वो सारा यूपीएससी का सिलेबस है, तो वो भी पूरा फैक्ट नहीं है। और आपको पूरे सिलेबस की तैयारी करनी भी नहीं है। मैं अभी आपको अगली स्लाइड्स में ये समझाने की कोशिश करूँगा हमें तैयारी कहाँ तक करनी है। ये देखिए, सबके पीछे भागने के जो वो इंसान कोशिश करता है ना कि मैं सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले लूँ, तो मुट्ठी धीरे धीरे वो मुट्ठी में कितना समा पाएगा। तो वही हमारी ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है, उस ब्रेन के अंदर आप कितना डाल पाओगे, उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है, उसकी भी अपनी एक लिमिट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बुक सिलेक्शन, बुक का जो सिलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। हिट दी कोर और कोर एरिया। आप अपने कोर एरिया को देखिए कि आपका कोर एरिया क्या है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको अपना कोर एरिया ढूंढना ही होगा, और वो कोर एरिया से कहने का मेरा मतलब है कि उस कोर एरिया में जो भी सवाल पूछा जाए उसकी एक्यूरेसी 90 to 100% आपके पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि मेरा कोर एरिया मेरी पॉलिटी और हिस्ट्री है, तो कम से कम पॉलिटी और हिस्ट्री में मेरी जो एक्यूरेसी है इट शुड बी अराउंड 90 to 100%। हर पर्सन का अपना एक कोर एरिया होता है। कोर एरिया नहीं हो है तो कोर एरिया को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 2 ऐसे कोर एरिया पीटी के लिए डेवलप कीजिए जहां पर आपकी एक्यूरेसी लेवल 90 to 100% हो। और साथ ही कोर एरिया में उन चीज़ों को भी
रखिए, देखिए किसी भी एग्जाम का पेपर आप उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम का, हर एग्जाम के पेपर में आपको कम से कम 20 to 25% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सभी को आते हैं, जो ईच एंड एवरी पर्सन कैन अटेम्प्ट देम। तो आप अब कम से कम ये कोशिश कीजिए कि उस 25 to 30% जो पोर्शन है वहाँ पे एक भी गलती ना हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम के क्वालिफिकेशन में यदि हम देखेंगे तो पॉइंट्स में कट ऑफ जाती है, पॉइंट्स में, यानी वन नंबर की, एक नंबर की लड़ाई होती है यहाँ पे। दूसरी हम बात करें कि हमें पढ़ाई कहाँ तक करनी है, किस कोर एरिया को, मैं किस लिए क्यों बार बार कोर एरिया की बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए कट ऑफ की हम बात करते हैं। 2016 की कट ऑफ जर्नल के लिए 116, यानी 200 का पेपर उस समय शुरू हो चुका था, और 200 में से 116 नंबर जनरल के लिए थे, ओबीसी के लिए 110, 110.66। सोचिए जो बंदा एक 110 पे बैठा होगा तो 0.66 से उसने कट ऑफ को मिस कर दिया होगा, तो कैसे एक नंबर की भी कितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाती है। एससी के लिए 99.34, एसटी के लिए 96। नेक्स्ट ईयर यदि हम बात करें तो 2017 में जनरल कट ऑफ 105.34, ओबीसी 102.66, एससी 88.66, एसटी 88.66। 2018 की हम बात करें कट ऑफ, तो 2018 की कट ऑफ आपकी 98 जनरल के लिए, 96 ओबीसी, 84, 83। 2019 दोबारा से कट ऑफ यदि हम बात करें तो जनरल के लिए 98, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, ओबीसी के लिए 95, एससी के लिए 82। सिंपल से चार्ट को यदि हम हर साल के अकॉर्डिंग कंपेयर करें, 2006, 16, 17, 18, 19, 4 साल का पूरा डाटा यदि हम मैचअप करके देखें तो 16 में कट ऑफ 116 थी, उसके बाद कट ऑफ आप देख रहे हो लगातार उसी के आसपास घूम रही है, 105, 98, 98। ओबीसी की बात करें 1010, 102, 96, 95, एससी 99, 88, 84, 82, एसटी 96, 88, 83, 77। तो नॉर्मली इस सारे प्रोसीजर में यदि आप सोचने की कोशिश करोगे, इस सारे कट ऑफ को यदि आप देखने की कोशिश करोगे, 200 का आपका पेपर है, ठीक है, यानी कि अराउंड 50 से लेकर 52% में आपका सिलेक्शन हो रहा है। प्रीलिम्स के मार्क्स कहीं भी ऐड ऑन नहीं होते मेरिट में, हमें 200 नंबर लाने की कोशिश ही नहीं करनी है। आप इस 200 नंबर की तैयारी के पीछे भागते रहते हो, नया नया मटेरियल को कलेक्ट करते रहते हो, नई नई बुक्स को कलेक्ट करते रहते हो, और इस 200 के चक्कर में आपके 100 नंबर मिस हो जाते हैं। और यहाँ पे यदि 100 नंबर आ जाएँ तो ईजिली हम गाड़ी को क्रॉस कर देंगे, ईजिली हम रेलगाड़ी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो गलती कहाँ कर रहे हैं वो देखने की कोशिश करें। पहली नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग देखिए, जब तक 110% आप श्योर नहीं हो सवालों को मत कीजिए। हमने अभी बात की 0.66 पे कट ऑफ जा रही है, एक नंबर भी इधर से उधर हो गया हमारे चांस चले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फार्मूला है, 4 ऑप्शंस हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस। यदि आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है तो मतलब 25% प्रोबेबिलिटी है आपके पास सही और गलत होने की। तो यानी कि यदि आपके पास 4 ऑप्शन है तो 25% है उस सवाल के सही होने की प्रोबेबिलिटी, और 75% प्रोबेबिलिटी है उस सवाल के गलत होने की। तो परसेंटेज ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत कीजिए। जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उनसे आप बात कीजिए, यदि आपके श्योर फ्रेंड हैं तो आपको आराम से बता दें कि वो कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। लोग 65 से ऊपर जाते ही नहीं हैं, 65 तक पहुंच गए वहीं गाड़ी बंद। मैक्सिमम 70 आप मान सकते हो, 70 से ऊपर वो एक सवाल अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल से 50 सवालों में आपका क्लियर कट ऑफ आ रहा है। 50 क्वेश्चंस यानी 100 मार्क्स में कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो 70 क्वेश्चंस तो बहुत हो गए, ठीक है। तो हमें तो 65 to 70 से ऊपर जाना ही नहीं है। बचे हुए 30 क्वेश्चंस यूपीएससी वाले अपने लिए रख लें, तो हम क्यों उन 30 क्वेश्चंस के पीछे अपना दिमाग ख़राब करते हैं, क्यों उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और ये 30 क्वेश्चंस कौन से, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जिनका सॉल्यूशन आपको कहाँ से लेना है, उसके पीछे क्यों टाइम बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, लॉलीपॉप वाली बात की, कुछ ऐसे लॉलीटॉप क्वेश्चंस होते हैं जिनको नॉर्मली जो ल्यूसेंट की बुक है वहाँ उसको पढ़ के भी बंदा कर देगा, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो भी उसको अटेम्प्ट कर देगा। तो ऐसे लॉलीपॉप वाले सवालों को गलत नहीं करना है। देखिए सिंपल सा बेसिक सी बात है, इन सवालों की तरफ ध्यान ज़्यादा, उनमें कोई भी ब्लंडर जो मिस्टेक बोलते हैं ना वो हमें नहीं करनी है।
दूसरा अपने कोर को हिट करना है। कोर आपकी पॉलिटी हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, कल्चर हो सकती है, मॉडर्न इंडिया, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी। इनमें से कोई भी दो आप अपने कोर इशू बना लीजिए, ठीक है, उनके ऊपर पूरा फोकस कीजिए। नॉर्मली अगर सवालों का डिस्ट्रीब्यूशन भी यदि आप देखोगे तो इनमें से हर टॉपिक के पीछे 10 to 15 क्वेश्चन आर देयर। तो मान लीजिए दो आपने कोर बना लिए, 30 क्वेश्चन तो वहीं से हो गए आपके, ठीक है। 10 सवाल आपके लॉलीपॉप वाले हो गए, 40 क्वेश्चन तो वहीं से हो गए। आपको 10 क्वेश्चन के लिए पूरी मेहनत करनी है, बचे हुए केवल 10 के लिए। कहीं नहीं भागना है, हमें कुछ नहीं करना है, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। पीटी में कुछ नहीं पढ़ना है, कोई 2-3 घंटे हमें बर्बाद नहीं करने हिंदू पढ़ने के लिए या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। इन न्यूज़पेपर में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें और कहीं से अवेलेबल नहीं हो सके। अरे हम क्यों पूरा दिन न्यूज़पेपर में बर्बाद करें, वहाँ से अपने लिए नोट्स डाउन करें जब सब कुछ हमें अवेलेबल है, फ्री में पूरा कंसाइज अवेलेबल है, ठीक है। तो अपने कोर एरिया के ऊपर काम कीजिए। कोर एरिया के ऊपर यदि काम करोगे तो ईजिली गाड़ी आराम से टिक ऑन हो जाएगी। और देखिए ये 1 महीने में जो पीटी क्लियर करने की बात है, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो बंदा मान लीजिए इस साल पीटी क्लियर कर रहा है, ठीक है, तो यदि यूपीएससी के एग्ज़ाम का शेड्यूल आपको पता है तो जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है उसको पता है कि उसका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, वो आगे से अपनी मेंस की तैयारी कर रहा है। वो 4-5 महीने मेंस में बिजी है, मेंस के बाद 2 महीने तक रिजल्ट नहीं आ रहा, तब तक वो अपने इंटरव्यू के चक्कर में बेचारा परेशान है। मान लीजिए उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, तो इंटरव्यू देने के बाद उसके बाद मुश्किल से फाइनल रिजल्ट आने के बाद मुश्किल से 30 दिन बचते हैं उसके पास अगली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और उन्हीं 30 दिन में वो पूरी तैयारी करके दोबारा से प्रीलिम्स एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है कि 30 दिन में प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हो सकती, इजीली क्वालिफाई होती है और सब लोग करते हैं। और जो कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। जिसका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया उसके लिए पूरी 1 साल का प्रोसेस ऐसे ही काम कर रहा है। वो पाँच महीने उसके मेंस में जाएंगे, उसके बाद 2-3 महीने वो इंटरव्यू में बिजी रहेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स आएगा और उसके बाद वो दोबारा से प्रीलिम का अटेम्प्ट देगा अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या उसे अपनी रैंक सुधारनी है। और फाइनल रिजल्ट आने के बाद और प्रीलिम्स से पहले उसके पास हार्डली 30 डेज रहते हैं, और उन्हीं 30 डेज में वो सारी दोबारा से आप लोगों से बेटर तरीके से तैयारी करते हुए क्वालिफाई कर लेता है। तो उसका बेसिक सा रीज़न यही है, वो इन्हीं कोर के ऊपर फोकस कर रहा है। वो 200 मार्क्स की तैयारी नहीं कर रहा, वो केवल 100 मार्क्स की तैयारी कर रहा है। और यदि सिलेक्टेड बंदा है वो आपसे रियल में अपनी सक्सेस को शेयर कर लेता है तो आप कभी भी उससे पूछ लेना, प्रीलिम्स में वो कभी भी 65 to 70 से ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं करता है और उसी के बेस पे उसका सिलेक्शन हो जाता है। अभी की पढ़ाई क्या करनी है, तो अगला सवाल आता है, शुड आई ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। मेरा ये मानना है टेस्ट सीरीज आप 1-2 टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपकी स्पीड कैसी है। अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो बबल्स को कैसे क्रिएट करना है, बस उसके लिए टेस्ट सीरीज देना चाहो तो ओके। अदरवाइज कोई भी कोचिंग क्लासों में किसी का नाम नहीं ले रहा, टेस्ट सीरीज का कोई बेनिफिट नहीं है। और ना इन टेस्ट सीरीज को मार्केट से परचेज करके पढ़ने का कोई बेनिफिट है। मार्केट में अभी धड़ल्ले से टेस्ट सीरीज बिक रही होंगी, विजन की, दृष्टि IAS की, XYZ, किसी भी कोचिंग का आप नाम ले लो, सबकी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिम्स के नाम से। लेकिन इन टेस्ट सीरीज का कोई भी बेनिफिट नहीं है। टेस्ट सीरीज वाले क्या है, इनको पैसे छापने हैं। ये सिंपल सा बेसिक न्यूज़पेपर से 4 स्टेटमेंट उठाए, बना दिया सवाल, तुम लोगों ने कहीं उसको गलत कर दिया और पूरे दिन अपना दिमाग ख़राब करते रहोगे, ओहो मेरी तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई, मैं ये सिंपल सा सवाल नहीं कर पाया। अरे उनके जो ऑप्शन, उनका जो स्टैंडर्ड है वो यूपीएससी को कभी मैच ही नहीं कर सकता। कहीं से भी एंड का बैंड, कहीं से भी संगम लिटरेचर को उठा लेंगे, 4 सवाल 4 ऑप्शन डाल देंगे और आप सोचोगे कि मेरा तो इंडियन कल्चर तैयार ही नहीं हुआ। तो इन टेस्ट सीरीज के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ये आपके कॉन्फिडेंस को भले ही डाउन करें, आपके टाइम को बर्बाद करने का काम करती हैं। बाकी टेस्ट सीरीज का कोई बेनिफिट नहीं है। मेंस में ज़रूर हो सकता है कि उसमें आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हो, अपनी राइटिंग स्किल को चेक कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम के टेस्ट सीरीज का मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है। अगला अप्रोप्रिएट बुक्स को चूज करना कि भाई बुक कोर एरिया सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कोर एरिया के लिए कौन सी बुक्स को पढ़ना है वो भी तो पता होना चाहिए। दूसरा जो अप्रोच है वो फोकस्ड होनी चाहिए। केवल उन्हीं सिलेक्शन, एक बार बुक्स का सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद कोई आके आपको ये भी बोल दे कि XYZ बुक से पिछले साल 20 क्वेश्चन आए थे, फिर भी मेरे को मार्केट जाके वो बुक परचेज नहीं करनी है। मैंने एक बार सिलेक्शन कर लिया, मेरे को उसी बुक का बार बार रिवाइज करना है। बुक्स को बंडल मत कीजिए, अपने रूम को बुक्स का घर मत बनाइए। कोर एरिया के लिए 1 या 2 बुक रखिए, बार बार उन्हीं का रिवीजन कीजिए। सिंपल सी बात है, देखिए हर बुक में वही इन्फॉर्मेशन रहती है।
किसी ने बोल दिया लास्ट ईयर इंडिया ईयर बुक से 25 क्वेश्चन आए थे, तो ये नहीं है कि आप इतनी मोटी इंडिया ईयर बुक्स लेके पढ़ने को बैठ गए। अरे सिंपल से कुछ फैक्चुअल डाटा है उसमें, वो देख लीजिए। उसके लिए कंपाइलेशन भी आता है आजकल, उसके छोटे छोटे नोट्स में मुश्किल से 20 पेजेस में अलग मार्केट्स में कंपाइल मिल जाते हैं उसके। उसके लिए थोड़ी कि हम पूरा 10-12 दिन उसी इंडिया ईयर बुक को पढ़ने में लगा दिए। उसी इंडिया ईयर बुक में हम पढ़ रहे हैं कि झंडे का कलर कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसमें कौन सा अनुपात होता है, उसमें कमल का फूल होता है, उसके नाम क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या मतलब इन डाटा का। कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, नई कोई स्कीम लॉन्च हुई है, और वैसे भी इंडिया ईयर बुक में नई जो स्कीम्स आती हैं उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन रहती ही नहीं है। हो सकता है किसी साल इंडिया ईयर बुक से 5 साल आ गए हों, तो उन 5 सालों को आप वहाँ पे रख दीजिए ना, क्योंकि मैंने तो बोला केवल 65 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, तो बचे हुए 35 में उनको रख देते हैं ना, हमें क्या दिक्कत है। ओके, उस साल 5 आए होंगे तो इसमें आए होंगे, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इंडिया ईयर बुक या ऐसी कोई भी बुक आपको बोलता है, ठीक है, मार्केट में उसका जो शॉर्ट कंपाइलेशन आता है एक बार उसको देख लीजिए, दैट्स ऑल। और दूसरा, यूपीएससी के एग्जाम के लिए डाटा को मत रटिए, डाटा से रिलेटेड सवाल नहीं आते यहाँ पे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ कभी नहीं पूछा जाने वाला बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था या मैच दी फॉलोइंग कीजिए। डाटा से रिलेटेड सवाल इस प्रकार से इसमें नहीं पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट यू विल गेन, कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या, तो दिमाग में एक ही बात रखिए, किसी भी अटेम्प्ट को ड्रॉप नहीं करना है। बेनिफिट तभी है जब आप लगातार प्रोसेस में लगे रहते हो सकता है इस साल आपको सक्सेस नहीं मिले, लेकिन सक्सेस तभी मिल पाएगी जब एक प्रोसीजर को फॉलो करोगे। यदि मान लीजिए आप इस साल अटेम्प्ट नहीं देते हो या प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं दे पाते हो, तो अगली प्रीलिम्स का आपको पूरा 1 साल वेट करना होगा। और गारंटी से देखिए, आप अपने मन को कितना ही बहला लीजिए कि अगली प्रीलिम्स से ठीक है, पहले 6 महीने में मेंस की तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। पूरी साल आप प्रीलिम्स के पीछे लगे रहोगे और फिर दोबारा से वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इसलिए 1 महीने में पूरा अटेम्प्ट कीजिए, पूरा फोकस कीजिए। सिंपल सा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीने में एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ बुक्स प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए सिंपल सा, आपको लगता ही है कि कंपटीशन है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और यदि यूपीएससी के डाटा को निकाल के देखोगे तो इसमें से कम 6 लाख लोग तो ऐसे हैं जो शौक के लिए फॉर्म भरते हैं कि क्या कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए फॉर्म भर दिया, क्योंकि फीस भी बहुत कम होती है। 6 लाख तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने नहीं जाते हैं। आप अपने रूम में देख लेना, रूम में आपको अटेंडेंस मुश्किल से 50 to 60% दिखाई देगी, रूम खाली रहता है। एक रूम में 24 बच्चों की सीटिंग रहती है, किसी भी रूम में आपको 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं दिखाई देंगे। तो 10 लाख लोग तो शौक के लिए फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो मुश्किल से 4 लाख लोग एग्जाम देते हैं। इन 4 लाख लोगों में आप मान के चलिए 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि वो किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं। तो वो ठीक है, अपने एक तरह से प्रिपरेशन के लिए, ओके ये एग्ज़ाम तो मैं तैयार कर ही रहा हूँ, तो साथ में चलो यूपीएससी का फॉर्म भी भर दिया है तो एग्ज़ाम दे देता हूँ। ओके, बचे हुए 2 लाख लोग हैं, उनमें से 1 लाख लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ये डिसाइड ही नहीं किया होता कि इस साल प्रीलिम्स देनी है या एक अटेम्प्ट को बचाना है या नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स दूँ, क्या करूँ। फाइनली आप देखोगे पूरा कंपटीशन केवल 1 लाख लोगों के बीच में आपको मिलेगा, और इन्हीं 1 लाख लोगों में से वो 12 से 15 हज़ार के 20 लोग हैं जो कि प्रीलिम में फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जितना हवा इंडिया में बनाया गया है यूपीएससी का, उतना बड़ा भी हवा नहीं है इस एग्ज़ाम का। वरना क्यों लोग सिंपल सा जॉब करते करते लोग भी एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोग अपनी, जैसे किसी का इसी साल का एग्जाम्पल है, जो बंदा टॉप किया है, वो आईआरएस की अपनी कोच वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग करते करते उसने तीनों एग्ज़ाम को फाइट किया है और टॉप कर दिया। उससे पिछले साल का आप देखोगे तो वो आईआरएस 3 साल उसको जॉब करते हुए हो गई थी, और जॉब करते करते उसने टॉप किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते या पहले अटेम्प्ट में टॉप नहीं कर सकते या जॉब के साथ नहीं कर सकते। कितने सारे केसेज हैं जहाँ पे लोग जॉब करते करते इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं। तो जॉब करने वाले पास टाइम होता है कि इतना 9 to 5 वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बाद वो मुश्किल से डेली 4 to 5 आवर्स स्पेयर कर पाता है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और ऐसे लोग इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। सिंपल सा ये है कि वो प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब हम बेसिक बुक्स की बात करें तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ मत पढ़िए, किसी कोचिंग के नोट्स मत पढ़िए, कुछ मत देखिए। केवल और केवल लक्ष्मीकांत आपका बेड़ा पार कर देगा पॉलिटी के अंदर।
और पॉलिटी में आराम से 12 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। बस लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसी बुक को बार बार रिवाइज करना है, कहीं से कुछ भी कैसे भी पूछा जाए वो गलत नहीं होना चाहिए। और उसमें भी बेसिकली यदि पढ़ने का तरीका किसी ने ये बता रखा हो कि उसमें आर्टिकल्स का रट्टा मारना, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 45 से 47 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल इतने से लेकर इतने तक ये हैं। तो इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर कौन सी हो जाती है, राज्यपाल के साथ गवर्नर के पास ऐसी कौन सी स्पेसिफिक पावर आती है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, उन दोनों को कैसे कंपेयर किया जाता है, ऐसे कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जिनको पहले लागू किया गया, या फिर ऐसी कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम के साथ हमारे को रिलेशन दिखाती हैं। इस प्रकार के चीज़ों को क्लियर कीजिए। यहाँ पे हमें प्रीलिम्स में ये रट्टा नहीं मानना है कि 1 से लेकर 11 तक हमारी ड्यूटीज़ क्या है और उनका सीक्वेंस क्या है। ऐसे सवाल कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से मतलब हमारे यहाँ पे संविधान के संशोधन है जो केवल पार्लियामेंट सिंपल प्रोविजन से कर सकती है, कौन से संशोधन है जिसके लिए पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कि कौन से संशोधन ऐसे हैं जिसमें पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी प्लस स्टेट्स की परमिशन भी ज़रूरी होगी। इन सब को देखिए। संविधान में ऐसे कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्टेट्स के लिए कौन से स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं, कब उसका रिटायरमेंट होगा, उसको इम्पीचमेंट कब किया जा सकता है, उसको कौन हटा सकता है, हटाने का तरीका क्या है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है उसके महाभियोग के लिए, महाभियोग का जो बिल है वो पहले कौन से हाउस में रखा जाएगा, दोनों हाउस की क्या क्या पावर्स हैं, हाई कोर्ट के जज के लिए क्या है, यूपीएससी के चेयरमैन के लिए क्या है। तो इस प्रकार के उन कॉन्सेप्ट्स को टारगेट कीजिए और उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के सवालों के लिए हो सके तो एक टेबल तैयार कर लीजिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मैक्सिमम एज रिटायरमेंट की 65 होगी, हाई कोर्ट के लिए इतनी होगी, यूपीएससी के चेयरमैन के लिए इतनी होगी, सूचना आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसके लिए इतनी होगी। तो एक आपके पास एक कंपैरिजन टेबल रहेगी। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उसमें इसी प्रकार से बिंगो टाइप ऑप्शन रहते हैं कि आपको चारों ऑप्शन करेक्ट लगते हैं। और यूपीएससी आपको पता ही है वहाँ पे ऑप्शंस कैसे होते हैं, केवल ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन ऑल दी अबव। तो उसमें तुक्का मारी आपकी नहीं चलने वाली है। मॉडर्न इंडिया नॉर्मली 1857 से बाद का मॉडर्न इंडिया प्रीलिम्स में पूछा जाता है। उसके लिए स्पेक्ट्रम से अच्छी कोई किताब नहीं है। केवल एक बुक स्पेक्ट्रम के ऊपर जोर दीजिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, बस खत्म। बाकी और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना विपिन चंद्रा को पढ़ना है ना सुमित सरकार को पढ़ना है, केवल स्पेक्ट्रम को पढ़िए। उसने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया जो प्रीलिम्स में चाहिए। कल्चर की यदि हम बात करें तो देखिए नितिन सिंघानिया की बुक है, रेपुटेटेड आईएएस हैं, बहुत मोटी बुक है, लेकिन उसको भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कल्चर्स का एक बार हाइप क्रिएट हुआ था जब कल्चर्स के यूपीएससी ने 15-20 सवाल पूछ डाले थे। उसके बाद कल्चर का जो पोर्शन है वो अब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। कल्चर से रिलेटेड चीज़ें केवल उतनी ही रखिए जो 10th-12th पास एक स्टूडेंट होता है उसको उतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वो कल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी की बुक्स प्लस में जो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं 11th-12th की, उनमें आपको इजीली वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उससे बाहर आपको स्पेक्ट्रम की कल्चर की बुक या नितिन सिंघानिया कल्चर की बुक उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना उनको आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें तो यार पपेट के इंडिया में कितने अलग अलग तरीके होते हैं, डांस की 1000 फॉर्म दे रखी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिनको आप कितनी बार याद करोगे। और कल्चर को नॉर्मली याद करने के लिए हो सके तो उसको करंट से कंपाइल कीजिए कि भाई जैसे 26 जनवरी को कोई झांकी निकली हो, उस झांकी के अंदर कोई किसी स्टेट की डांस फॉर्म को दिखाया गया हो तो उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, या किसी स्पेसिफिक डांस फॉर्म से रिलेटेड जो कलाकार है उसको कोई इस साल का कोई अवार्ड मिल गया हो उसको, या फिर उसकी कोई डेथ हो गई हो उससे रिलेटेड कोई। तो इस प्रकार से यूपीएससी हमेशा ऐसे नहीं है कि आपसे कुछ भी वो आपकी कोई जीके का टेस्ट ले रही है। जैसे पुराने टाइम में लोग जीके की तैयारी करने के लिए वो स्पेक्ट्रम वाली वो एक मोटी सी वॉल्यूम होती थी 1000-1200 पन्नों की, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लोग पढ़ते रहते थे पूरी साल, और एक आपका ऑप्शनल पेपर होता था प्रीलिम्स में जिसमें रट्टा मारते रहते थे। तो अब वो सिस्टम बंद हो गया है। एनवायरनमेंट के लिए एक जीके टुडे की एक छोटी सी बुकलेट है एनवायरनमेंट का सेक्शन का, वो एनएफ है। अदरवाइज मैं कल से एनवायरनमेंट के इसमें वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, आप उन वीडियो को देख सकते हो। और देखने का भी सिंपल सा तरीका, उनको देखते जल्दी देखना और ख़त्म करना। वीडियो इसलिए हेल्पफुल रहते हैं कि उसमें पिक्चर्स आपके सामने रहेंगी तो आप इजीली वो दिमाग में स्टक ऑन हो जाती हैं। अदरवाइज एनवायरनमेंट में हमें कोई पीएचडी नहीं करनी कि कहीं आप शंकर आईएएस की पूरी तैयारी करने लग जाओ कि एनवायरनमेंट के लिए पूरी वो बुकलेट की तैयारी कर रहे हो।
इकोनॉमिक्स के लिए मुरनाल भाई ने बहुत कुछ दे रखा है, तो मुरनाल भाई की जो पुरानी वीडियो हैं उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ ही इकोनॉमिक्स सर्वे को ज़रूर देख लेना, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर नई नई मैगजीन्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, मार्केट में इतने सारे इश्यूज हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक सोर्स ले लो, वो बेस्ट है। और अभी 1 मंथ के लिए तो कोई पुराने कंपाइलेशन है वो ही पढ़ते रहो, नए की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पेपर है वो तो पहले ही तैयार हो चुके होंगे। तो उसके लिए दृष्टि की एक मैगजीन आती है वो भी अच्छी है, या फिर विजन वाले भी ऑनलाइन पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। कोई भी आप एक सोर्स रखिए, वो बेटर है करंट के लिए। न्यूज़पेपर मैंने पहले बोला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी यदि आपको कमज़ोर लग रही है तो 6 to 10th ज्योग्राफी एक बार रीडिंग कर लीजिए। इसके अलावा 11th-12th की ज्योग्राफी है वो इम्पोर्टेंट है। यदि आपने 6 to 10th की ज्योग्राफी को बड़ा इजीली और ध्यान से पढ़ा है तो 11th-12th की ज्योग्राफी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, उसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस सिंपल सी प्लानिंग को यदि आप फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि प्रीलिम्स को क्लियर करने में 1 महीने से ज़्यादा का कहीं भी आपको टाइम लगने वाला है। 1 मंथ इज़ मोर देन एनफ, ये गारंटेड बात है। आप इसको अटेम्प्ट करके देखिए, किसी भी 2 टॉपिक को अपना कोर सब्जेक्ट बनाइए, और मेरी माने तो पॉलिटी और हिस्ट्री को टारगेट कीजिए। अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम पॉलिटी एंड हिस्ट्री। और उसके बाद बचे हुए कितना बचता है, बचा हुआ मुश्किल से 25 ही तो बचा, तो 75 में से 25 तो हम इजीली कर ही देंगे, और 35 हम एग्जामिनर के लिए छोड़ भी देंगे कि भैया ये तू अपने पास रख ले। पुराने पेपर को देख के घबराइए मत, आप सबको पता है यूपीएससी फौज जो आईएफएस और ये बाकी एग्जाम से इन दोनों का प्रीलिम कंबाइंड करवाती है, तो उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे या एनवायरनमेंट के टफ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी यही प्रीलिम्स एग्जाम होती है। तो उससे देख के ये नहीं है कि अब हम, ये तो है नहीं कि उनका फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में पढ़ना शुरू करेंगे। हमें हमारे कोर इशू के ऊपर काम करना है, उन्हीं तक लिमिटेड रहिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।